नमस्कार, सभी का एक और नए अध्याय में स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 8 को। शीर्षक है सम्राट अशोक, एक महान शासक। जो नए हैं चैनल पर मैं उसे बता देता हूँ, हम जैक बोर्ड क्लास 6 के बुक को पढ़ रहे हैं। यह बुक है हिस्ट्री का, जो झारखंड के स्कूलों में चल रहा है। यह बुक जेटेट और झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि झारखंड का एग्जाम है तो झारखंड के बुक से ही क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो है सलाफा का नोट। सलाफा कोई बच्ची है, देखिए क्या होता है। 2000 रुपये के नोट को सलाफा बहुत ध्यान से देख रही थी। सबको मैं बता दूं, 2000 रुपये का नोट अब बंद हो गया है। पहले जिसमें चल रहा था उस समय के बारे में स्टोरी लिखा गया है। अचानक उसकी नजर अशोक स्तंभ पर पड़ी। सबको पता है कि 2000 रुपये का जो नोट है उस पे अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा हुआ था, जिसको सलाफा देख रही थी। और वह देख करके क्या की, सोच में पड़ गई। उसने अपने पिता से पूछा कि नोट में इस स्तंभ का चित्र क्यों दिया गया है, यह स्तंभ कहाँ है और इसे किसने बनवाया। तब पिता ने उन्हें सम्राट अशोक की कहानी बताई। सलाफा के पिता ने जो अब सम्राट अशोक की स्टोरी बताई है अपनी बेटी को, वही स्टोरी हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे, और उसमें जो अर्थ निकलेगा बाहर उसको हम पूरे डीप से समझेंगे। अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक कौन थे? इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। और ये कहाँ पे रूल करते थे? तो भारत वाले क्षेत्र में रूल करते थे। अशोक के निर्देश पर उन्हें स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। अब सम्राट अशोक जो थे, उसने आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या किए, उसने निर्देश दिए कि जो भी स्तंभ है उस पे हमारे शासन के बारे में लिखा जाए, जो भी पत्थर है उसमें जो मैंने उपयोगी काम किए हैं उसके बारे में लिखा जाए। और लिखा गया। ये अभिलेख उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। ये जो अभिलेख लिखे गए थे वह जनता को पहुंचाने के भी माध्यम थे। और एक तरह से यह हो गया कि अब जो है अभी हम लोग को मिल रहा है उसके अवशेष, उससे भी हम सम्राट अशोक के शासन के बारे में समझ रहे हैं। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सहायक आचार्य में भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि बताइए अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अब क्या है, अशोक जो है मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। कौन? मौर्य वंश का महत्वपूर्ण शासक था। अब पूछेगा मौर्य वंश की स्थापना किसने थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पूछेगा किसकी सहायता से की थी, तो चाणक्य की सहायता से की थी। ठीक है। अब जिसने मौर्य सम्राट को एक नई ऊंचाई प्रदान की, किसने? सम्राट अशोक ने। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारियां दो प्रमुख साहित्य स्रोतों से मिलती हैं। अब ये स्रोत कौन कौन से हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को शासक किसने बनाया था, तो चाणक्य ने बनाया था, कौटिल्य ने। तो उसने जो बुक लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अशोक का मिलता है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका। अब मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। अब मेगास्थनीज थे कौन? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस के राजदूत था। वह राज चंद्रगुप्त के शासन काल में कुछ समय के लिए भारत में रहा था। ठीक है। दो पुस्तक है जिसमें सम्राट अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा जो अभिलेख मिले हैं हमें अवशेषों में, उससे भी हम रिलेट करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। देखिए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। सारनाथ में जो है इस तरह का स्तंभ उस समय बनाया गया था, पत्थर को उकेर करके। सोचिए कितनी बेहतरीन कारीगरी थी उस समय की। तो हमें कारीगरी के भी बारे में पता चलता है, अशोक के बारे में उस समय कितने बेहतरीन कारीगर थे और कैसा समाज था। तो कि कौन-कौन से बुक से पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र। और एक चीज और याद रखेंगे, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, यह अर्थशास्त्र जो है पॉलिटी के बारे में बताता है। अब है एक बड़ा राज्य एक साम्राज्य।
इसके बारे में सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफी विस्तृत क्षेत्र पर था। सम्राट अशोक जो है पूरे भारत पर रूल करते थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। इसके अलावा जो अभी पटना कहते हैं वही पाटलिपुत्र। इसके अलावा साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिसमें उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। उज्जैन भी प्रमुख शहर थे और तक्षशिला भी प्रमुख शहर थे। मानचित्र 4 में इन नगरों को काले बिंदु से दिखाया गया है। मानचित्र 4 नीचे है, उसको हम देखेंगे। तक्षशिला जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। इसको देखते हैं फिगर से। तक्षशिला देखिए यहाँ पर है तक्षशिला। यहाँ से कहा हम उत्तर पश्चिम और बाकी इधर हम आए जा सकते हैं यहाँ से। देख रहे हैं। अब राजधानी कहाँ था मेरा? यहाँ पर राजधानी था सम्राट अशोक का। और ये जितना चीज दिख रहा है सब पर इसने शासन किया था। जहां भी दिख रहा है पूरे भारत पर सब पर इसने शासन किया था सम्राट अशोक जी ने। दूसरी तरफ उज्जैन जो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन कहाँ है? अभी के एमपी में, मध्य प्रदेश में होगा। देखिए उज्जैन यहाँ पर है। यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं उज्जैन से। शायद नगरों में व्यापार सम्राट के सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। अब राजा जो है सो पाटलिपुत्र में रहते थे राजधानी में, लेकिन नगर में कौन रहते थे? तो नगर में उसके राज्यपाल रहा करते थे। सरकार जो फिर उसके जो सरकारी अधिकारी थे वो रहा करते थे। और भी जो प्रमुख शासन के प्रमुख लोग थे वो नगर में जाया करते थे, क्योंकि कर कहाँ से मिलता था? टैक्स कहाँ से मिलता था? नगर से ही तो मिलेगा। इसलिए सम्राट साम्राज्य में कई गांव थे, गांव भी था जहाँ किसान और पशुपालक रहा करते थे। उस समय का साम्राज्य अब इस तरह से रिलेट कीजिए कि सम्राट अशोक के शासन काल में कैसा साम्राज्य था। तो गांव भी था, किसान जो है खेती करने के लिए जानते थे, किसान भी थे, पशुपालक करते थे। मध्य भारत जैसा इलाके में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत में जहाँ के लोगों के आजीविका फल फूलों का संग्रहण और जानवरों का शिकार करना था। मध्य भारत में अगर मध्य प्रदेश का बात करें तभी भी जंगल है। अब जंगल में रह रहे हैं कोई तो खेती बहुत मुश्किल से करेगा, तो कैसे उसका जीवन यापन चलता था? तो जानवरों का शिकार करके और फलों फूलों को खा करके। साम्राज्य में भाषा, भोजन एवं पोशाक की काफी विभिन्नताएं थी। इसमें कोई चर्चा होने की बात ही नहीं है कि ये विभिन्नताएं जो है भाषा का लेकर के, भाषा हो गया और भोजन के बारे में। अभी हम लोग अभी यहाँ से अपने घर से अगर 20 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहां पर भी भाषा या फिर भोजन से विभिन्नता मिलता है। 50 किलोमीटर दूर जाते हैं, अब अभी झारखंड से बिहार चले जाएं वहां पे भाषा की विभिन्नता मिलेगी। हर जगह भाषा की विभिन्नता है और पोशाक की भी विभिन्नता है। कहीं कोई लुंगी पहनता है तो कोई धोती पहनता है। ठीक, अलग अलग विभिन्नताएं हैं। यह भी जाने मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। एक थे चंद्रगुप्त मौर्य जिसने इसका स्थापना किया था। दूसरा था उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ये तीनों महत्वपूर्ण शासक थे। उसके बाद जो है अशोक साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता गया। आगे है सम्राट अशोक के साम्राज्य का प्रशासन। कैसा प्रशासन था उसके बारे में भी देखेंगे। इसके पहले इस चीज को याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अशोक के अन्य नाम। अभिलेख में जो अशोक का नाम जो मिलता है वो है देवनाम प्रिया के नाम से, और पुराणों में मिलता है अशोक वर्धन के नाम से। पुराणों में सम्राट अशोक का नाम अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है और अभिलेख में इसका नाम जो है देवनाम प्रिय के नाम से संबोधित किया गया है। मौर्य सम्राट के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। अभी अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी और ये कहाँ पे जाकर शासन करते थे? तो ये जाकर के बाहरी इलाकों में जो दूर दूर के इलाके हैं, नगर, वहां पे शासन करते थे। इसके अलावा राज्यपाल की भी नियुक्ति हुआ करती थी। मैं आपको बता दूं सम्राट अशोक जो थे अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है, तो उसका मतलब यह हुआ कि सम्राट अशोक ने भी अपने शासन काल में भी बाकी के लोगों को जो है सो राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया होगा अलग अलग नगर में, या फिर अधिकारी को भेजा करते थे। आगे है ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारों से टैक्स इकट्ठा करते थे। राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अधिकारी सजा भी देते थे। अभी की तरह ही सारा चीज था।
इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक जो डाकिया थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलाप पर नजर रखते थे। ठीक है? राजा के जो गुप्तचर हैं, वह अधिकारी के क्रियाकलाप पर भी नजर रखते थे। इसका मतलब यह हो गया कि अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, किसी पे अत्याचार तो नहीं कर रहे। यह गुप्तचर किसको जवाब देते थे? राजा को सीधा जवाब देते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, सभी के ऊपर, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। जितने अधिकारी थे उसके ऊपर जो है राज परिवार को भी रखा गया था, मंत्री थे, और उन सभी पर कौन थे? सम्राट अशोक थे। प्रशासन की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को हम ग्राम था, यानी ग्राम कहेंगे, और ग्राम था। प्रशासन की सुविधा प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य सम्राट कई छोटे क्षेत्रों में प्रांतों में विभक्त था। अभी भी हम देखते हैं अच्छे से शासन चले उसके लिए क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को हम लोग छोटे छोटे स्तरों में बांट देते हैं। जैसे अगर हम बात करें विधानसभा, तो विधानसभा क्षेत्रों में बांटे हुए हैं ताकि विधानसभा को अच्छी तरह से क्या सेवा हो सके, लोगों की मदद हो सके। जब पता चला कि नहीं विधानसभा में जो है सो लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता है, तो हमने क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था को लाया, और पंचायत छोटे छोटे स्तरों पर जो है सो मुखिया को बिठाया। इन सभी में भी थोड़ा थोड़ा अगर दिक्कत हो रहा था तो हमने क्या किया, वार्ड सदस्य को गांव में ही कुछ घरों के लिए बना दिया ताकि सही से विकास हो सके। ठीक, इसी तरह से उस समय भी ये प्रशासन व्यवस्था थी। अशोक के समय इसकी संख्या 5 थी। कौन? छोटे छोटे जो प्रांत में विभक्त थे वो 5 क्षेत्रों में बांटे हुए थे। यहाँ प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। जो प्रांत के राजधानी थे वहां से शासन किया जाता था। इन सभी के ऊपर जो है पाटलिपुत्र राजधानी थी। अक्सर इस तरह से रिलेट कीजिए कि अभी जो है सो झारखंड है, झारखंड है, झारखंड रांची है, राजधानी रांची है। बिहार अगर बात करें, बिहार क्या है? पटना है। सबका अलग अलग राजधानी है, और इन सभी के ऊपर क्या है? दिल्ली है। दिल्ली है कि नहीं? उसी तरह से जो है सभी के ऊपर पाटलिपुत्र था, लेकिन जो प्रांतीय क्षेत्र थे उसमें राजधानी में बटी हुई थी। अक्सर राजकुमारों को वहां राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। जो प्रांतीय राजधानी थी वहां पर कौन गवर्नर चलाते थे? राज्य चलाता था राज्यपाल। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था। आप स्थानीय परंपरा का जो है उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपको शासन करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि लोग को की भावनाएं आहत होती थी, और जिसके कारण जो है लोग सरकार से नाखुश होते थे। इसीलिए स्थानीय परंपराओं और नियमों को मानने की भी छूट थी। किसके शासनकाल में? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। मौर्य शासक प्रांतों में आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। मौर्य शासक मतलब कौन कौन? जितने भी मौर्य शासक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के सबसे लास्ट तक जो शासक थे, वहां तक सभी जो है नदियों पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि नदियों पर आवाजाही करना बहुत ही आसान होता था। बहुत कम खर्च से जो है नदी के पानी से ही सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इससे हम यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सम्राट अशोक के समय में अगर नदी पर नियंत्रण रखा गया था तो नाव की भी खोज हो चुकी थी। लोग नाव भी बनाना सीख गए थे। यहाँ से मिलने वाले संसाधन पर यानी टैक्स और भेंट गिफ्ट पर नियंत्रित किया जाता था। जो इस तरह के जो मिलते थे, यहाँ से भेंट और गिफ्ट के मतलब टैक्स के रूप में एकत्रित किया जाता था। अब देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। क्या लिखा गया है? कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त चाणक्य ने अपने पुस्तक में लिखा है कि उत्तर भारत क्षेत्र कंबल के लिए, उत्तर भारत से जो हिमाचल प्रदेश हो गया, कश्मीर हो गया, सिंध हो गया, अभी भी ठंड पड़ते रहता है वहां पर, अधिकतर समय ठंड रहता है, वहां पर जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। वहीं लिखा गया दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। कर्नाटक क्षेत्र में भी सोने के खदान वहां पे मिलते हैं। ठीक है, मिलता है कर्नाटक का जो क्षेत्र वहां पर, तो उस समय भी ये चीजें मिलती थी, जिसे चाणक्य ने अपने पुस्तक में लिखा है। संभव है कि यहाँ के लोग इन संसाधनों को नजरानों के रूप में शासन को देते थे। यहाँ के जो लोग थे वह राजा को इन सोने की कीमतें
मेरे सोने, कीमती पत्थर और कंबल राजा को क्या करते थे? गिफ्ट के रूप में चढ़ाया करते थे, दिया करते थे। जंगली इलाकों में रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, क्योंकि आदिवासी लोगों पर शासन चलाना बहुत मुश्किल होता था। ठीक है? उनसे यह आशा की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। तो कौन देता था? आदिवासी लोग देता था। उसके पास जो है टैक्स देने के लिए ज़्यादा साधन थे नहीं, खेती तो होता नहीं था, जंगल पर आश्रित थे। इसीलिए उसको स्वतंत्र विचरण करने की आज़ादी थी। आगे है अमरावती, आंध्र प्रदेश में प्राप्त चित्र में सम्राट अशोक। देखिए, सम्राट अशोक का चित्र उसमें बनाया गया है। अब कुछ प्रांत है अशोक के साम्राज्य के प्रांत एवं राजधानी। प्रांत है उत्तरापंथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली, और दक्षिणी पंथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, प्राची जिसकी राजधानी कहाँ थे? पाटलिपुत्रा। पढ़ेंगे कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये देखेंगे आप, तोसली में हुआ था, यानी कलिंग क्षेत्र। वो आगे पढ़ेंगे। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान उड़ीसा में स्थित था। कलिंग जो राज्य था वो अभी के उड़ीसा क्षेत्र में स्थित था। ठीक है? क्या है? नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंद वंश का पतन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य बोले नंद वंश जो है उसके अधीन ही ये कलिंग क्षेत्र आता था। जैसे ही नंद वंश खत्म हुआ, यह क्षेत्र स्वतंत्र हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि मौर्य वंश के अंडर आ गया था। अशोक इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। नहीं, जब ये नंद वंश समाप्त हुआ तो सभी राजाएं जो नंद वंश के अधीन थी वो अलग अलग होते चले गए। उसमें जो है कलिंग क्षेत्र भी जो था वो अलग हो गया था। अब इस क्षेत्र को अशोक अपने साम्राज्य में मिटाना चाहता था। क्यों मिलाना चाहता था? इसका रीजन था कि ये कलिंग यानी उड़ीसा क्षेत्र जो था वो समुद्र के किनारे था। उड़ीसा क्षेत्र में लौह भंडार थे और बहुत सारी हाथियां जो है यहाँ के जंगलों में थी। इसीलिए अशोक अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। समुद्री व्यापार एवं दक्षिण के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। अशोक का और भी उद्देश्य था कि समुद्री व्यापार होगा, क्योंकि जहाँ पर अशोक अपना साम्राज्य चला रहे थे, झारखंड, बिहार, उड़ीसा इन सभी क्षेत्रों में चला रहे थे। उड़ीसा ने उत्तर प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में चला रहे थे शासन। वहाँ कोई समुद्र के किनारे नहीं था, लेकिन उड़ीसा समुद्र के किनारे था। यहाँ से दक्षिण तरफ भी संपर्क करना आसानी होता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध था। हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और हाथी को अपने सैनिक में मिलाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, मिलाने के लिए जो है ये कलिंग पर क्या चाहता था? अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अतः अशोक ने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 9वें वर्ष में आक्रमण किया था। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। इसमें भीषण रक्तपात तथा नरसंहार हुए। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयंकर परिणामों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है। अशोक ने जो शिलालेख बनवाए थे उसके 13वें शिलालेख में इस युद्ध के बारे में भी लिखा है, जिसमें लिखा गया है इसमें 1,00,000 लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 1,50,000 बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। अभी जो डाटा दिया गया 1,00,000 लोग मारे गए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 1,00,000 लोग ही मारे गए होंगे, और भी बहुत लोग मारे गए होंगे, बहुत घायल हुए होंगे जो बच नहीं पाया होगा, क्योंकि उस समय डॉक्टरी सुविधा नहीं थी। 1.5 लाख को बंदी बनाया गया। युद्ध में भाग ना लेने वाले ब्राह्मणों, शर्मनों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। जो ब्राह्मण थे, जो वृद्ध थे, जो औरत थी, उसने तो युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन उसके अपने चाहने वाले, अपने परिवारजन जो है युद्ध में भाग लिए थे, जिसमें उसका भी क्षति हुआ, उसकी भी जान से हाथ धोना पड़ा। सम्राट ने इस विभत्स नरसंहार को स्वयं अपने आँखों से देखा था। हुआ ये कि जब ये लड़ाई चल रही थी, जब पूरा लड़ाई समाप्त हो गया, अशोक ने पूरे मैदान को जब देखा तो हर जगह शव ही शव पड़े हुए थे। उसके अपने आँखों से देखा। उसके बाद अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा,
लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। इतने लोगों को मरा देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसका हृदय दया एवं करुणा से उद्वेलित हो उठा तथा उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद जो है सो युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली, तो कलिंग युद्ध के बाद उसने प्रतिज्ञा ली थी। यह विश्व इतिहास के एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके बाद वह बौद्ध बन गया तथा उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध संसाधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिए। इसके बाद इसने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि बौद्ध धर्म यह शिक्षा देती है कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जानवरों का हत्या नहीं करना चाहिए। और यही तो अशोक सम्राट चाहते थे कि हम किसी की हत्या ना करें। उसके बाद उसने अपने जन कल्याण के लिए, जनता के लिए जितने भी उसके पास धन थे, सभी को जन कल्याण में लगा दिया। अब एक शब्द आता है धम्म का, यानी अशोक का धम्म। इसके बारे में हम समझते हैं होता आखिर क्या है ये, ठीक है। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसकी राज विस्तार की नीति नहीं अपितु धम्म है, ठीक है। राज्य विस्तार से उसने बहुत कर लिया, लेकिन उससे उसकी प्रसिद्धि नहीं मिली क्योंकि उसमें मार काट बहुत सारे हुए। लेकिन एक शब्द जो धम्म था उससे उसको प्रसिद्धि मिली। आखिर यह था क्या? धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। हमने पढ़ा था कि जितने भी मौर्य काल में जितने भी अभिलेख लिखे गए सभी प्राकृत में लिखे गए थे, और यही है धम्म शब्द जो है धर्म का प्राकृतिक में बोला जाता है, प्राकृत भाषा में बोला जाता है। अपने दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। क्या की है? किसमें? दूसरे और सातवें अभिलेख याद रखेंगे। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। धर्म का मतलब इसने समझाया कि हमें जन कल्याण के लिए काम करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, पाप रहित होना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, कल्याणकारी अच्छे कार्य करने चाहिए, सभी से साधुता व्यवहार करना चाहिए, किसी से कोई झगड़ा-वगड़ा नहीं, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता रहना चाहिए और दया दान भी करते रहना चाहिए। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, माता-पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचित संबंधियों व ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार करना। इसने धम्म का मतलब और समझाया है कि प्राणियों का वध नहीं करना है, किसी भी जीवों का नहीं करना है, माता-पिता तथा बड़ों का आदर करना है, गुरुजन जिससे आप शिक्षा प्राप्त करें उसका आदर करना है, और इसके अलावा जितने भी संबंधी हैं सभी के साथ सही व्यवहार करना है। गुलामों के प्रति उचित व्यवहार भी धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। कोई अगर आपके गुलाम है तो उसके साथ भी उचित व्यवहार कीजिए, उसको ये नहीं कि आपका गुलाम है तो उसके ऊपर आप जो है दया की भावना नहीं दिखाएँ, मार-काट करते रहें, ऐसा भी नहीं है। अशोक ने धर्म की प्रगति में बाधक पाप की भी व्याख्या की है। अब इस धम्म में क्या-क्या बाधक बनते हैं? चंडता, निठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या पाप के लक्षण है। यही सी चीज़ें अगर आपके अंदर है, तो आप किसी का जो है वध कर सकते हैं, किसी का आदर नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो इन सभी चीज़ें जो है जो धम्म के बाधक थे, इसकी भी व्याख्या की है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्म कांड का उल्लेख नहीं था। इसने मनुष्यों की सेवा करना को ही क्या माना? इसने देवता पूजा और कर्मकांड माना सब चीज़ें। और ये कर्मकांड क्यों करेंगे, देवता पूजा क्यों करेंगे? क्योंकि नहीं करने का बात यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसी के विरोध में ही तो गौतम बुद्ध जी आए हुए थे। पहले जो वैदिक काल में कर्मकांड चल रहे थे, जिससे वर्ण व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ रहा था, देवताओं की पूजा हो रही थी, उसी के विरोध में गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और उसी बौद्ध धर्म को किसने माना? अशोक ने माना। और जब अशोक मैंने माना तो फिर वे कर्मकांड क्यों करेंगे? ठीक है? उसने बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित होकर उसमें प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए व्यवहार में उठाए जा सकने वाले आवश्यक कदमों को शामिल किया था। अब ये भगवान बुद्ध के उपदेश ले रहे थे, जिससे प्रेरित होकर के उसने क्या किया? जो भी प्रजा के नैतिक उत्थान हो सकते थे, चाहे तालाब बनाना, पानी की व्यवस्था करना, गर्मी में बैठने के लिए चबूतरे वगैरह बनाना, सड़क बनाना, गरीबों की मदद करना, जो भी आवश्यक इसके अंदर था, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे। इसके साम्राज्य में अलग-अलग धर्मों के मानने वाले लोग थे और जिनमें कोई बार टकराव पैदा हो जाता था।
हर जगह होता है ऐसा। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, कुछ धर्मों में जो है अभी भी जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, आदिवासियों में भी चढ़ाई जाती है, उसका वो रीति-रिवाज है। तो होता था, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। अभी जैसा जैसे हम लोग वीडियो वायरल कर देते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। भले सम्राट अशोक ने अपने धम्म में ये सभी चीज़ें व्याख्या की थी, ये सभी चीज़ें उसके राजधानी के अगल-बगल में मानी जाती होगी। हर जगह तो ऐसा नहीं होता होगा कि मान लिया जाता होगा, ठीक है? लेकिन उसने ये सभी नियम को बनाया था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। ये तो मनुष्य का जो है नित्य कर्म कर्म है कि होते रहेगा, तो हो रहा है। अशोक की इच्छा थी विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में शांति एवं सौहार्द से रहें, ये उसकी इच्छा थी। उसने यह महसूस भी किया कि इन समस्याओं को दूर करना उसका कर्तव्य है और उसने जो है इन समस्याओं को दूसरे धर्म के प्रति जो क्रूरता हो रही थी, उसको मिटाने के लिए उसने काम भी किए। इसीलिए उसने जगह-जगह जाकर धर्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने किया था। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए, जहाँ अलग-अलग स्थानों पर स्थित थे। इसके अलावा इसने अभिलेख जो है अलग-अलग स्थान पर पत्थर पे खुदवाए, जो अभी भी हम लोग के पास है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं जो लिखे गए थे उस समय के स्तंभ। अधिकारियों का निर्देश दिया गया था कि वो राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अब ये खुदवाने के बाद अधिकारी क्या करते थे? प्रजा में जाकर के इस चीज़ों का बखान करते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजा था। धर्म का प्रचार जो है अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी करने का प्रयास किया। सबसे बड़ा बात अशोक में इसने अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है? अशोक ने कलिंग अभिलेख में अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बताओ अशोक ने किस अभिलेख में पूरी प्रजा को अपने संतान के बराबर का दर्जा दिया है? तो कलिंग अभिलेख में दिया है। उसे लगता था जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उसका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वह समझता था कि राजा पर प्रजा का कर्ज है। ठीक है? जिस तरह पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, बच्चों के लिए काम करना, उसको पढ़ाना अपना कर्तव्य समझते हैं, उसी तरह से सम्राट अशोक ने भी अपने सभी जनता को अपना संतान माना और उसके प्रति कार्य करने का जो है, उसने बीड़ा भी उठाया था और उसका मानना था कि राजा पर प्रजा का कर्ज है। अगर प्रजा आपको टैक्स दे रहा है, तो आपके ऊपर कर्ज है कि आप राजा के लिए भले प्रजा के लिए काम करें। ये अभिलेख देखिए कहाँ का है, कंधार अफ़गानिस्तान से प्राप्त प्राप्त अशोक के अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख यूनानी तथा अरामाइक भाषा में लिखा गया, अरामाइक भाषा तथा लिपि में लिखा गया है। देखिए, सम्राट अशोक का धर्म आज के धर्म से किस प्रकार भिन्न था? इसके बारे में सोचिए, मुझे लगता है लगभग सेम है। जिसे वह प्रजा का कल्याण करके ही चुका सकता था। अब ये राजा को अगर टैक्स मिल रहा है, तो राजा का कर्तव्य था कि प्रजा का कल्याण करके उस कर्ज को चुकाए। इसलिए उसने सड़क बनवाई, कुएँ खुदवाए तथा विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। उसमें चिकित्सा की व्यवस्था उसने की थी। अधिकारियों को भय रहित होकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया गया था। उसके अलावा उसने अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया था कि आप खुली तरह से, पूरी तरह से आपको छूट है कि आप प्रजा का कल्याण करें, उसके लिए कार्य करें। इस तरह अशोक ने प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का भी प्रयास किया था। ठीक है? इसके अलावा देखिए सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कुछ संदेश लिखे थे जिसको यहाँ पे लिखा गया है। इसको पढ़ते हैं। बीमार होने, अपने बच्चों के जन्म एवं विवाह होने तथा यात्रा शुरू करने आदि विभिन्न अवसरों पर लोग अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले अधिक लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। इन प्रकार की रीतियाँ निम्न है। क्या बोल रहा है? जब कोई बीमार पड़ जाता है, किसी का जन्म होता है, विवाह होता है,
या फिर कहीं हम जाते हैं, कोई कर्मकांड करते हैं, कोई बीमार पड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, गस्ती कर देते हैं कि अगर ठीक हो जाएगा तो हम ये काम करेंगे। किसी का जन्म होता है तो छठियारी में हम लोग उत्सव मनाते हैं, विवाह होता है उसमें बहुत सारे खर्च करते हैं, खाना खिलाते हैं। तो वही अपने प्रजा के लिए सम्राट अशोक ने ये निर्देश दिया था कि आप इन कर्मकांडों को छोड़ करके जो आपके पास बचत बचता है, उसको कहीं और काम में उपयोग करें, ठीक है? क्योंकि उस समय का समाज इतना अमीर नहीं था। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, यह भी उसका नियम था, यानी संदेश था। बड़ों बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा सवर्णों का दान देना, यह भी निर्देश था। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है, तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। अभी भी हम लोग देखते हैं अपने समय में अपने धर्म की लोग प्रशंसा करते हैं, दूसरे धर्म की गलतियाँ निकालते हैं। तो यह भी सम्राट अशोक ने अपने संदेश में गलत बताया है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अब इसके बाद इसने क्या कहा है? इसके बाद इसने कहा है कि इन दूसरे धर्म में जो भी अच्छाइयाँ हैं, उसको आप भी फ़ॉलो करें, उसको मानें, ठीक? बुराई करने से अच्छा। इसके अलावा देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, क्या लिखा है? अशोक के धर्मोपदेश आज भी हमसे एक जैसी भाषा में बात करते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यानी कहा है कि अशोक का जो भी उसने अपने संदेश दिए थे, अभी के लिए हम लोग के लिए उपयोगी हैं। ऐसा लगता है कि वो अभी की भाषा में लिखी गई है और हमसे अभी बहुत कुछ सीखने के लिए कह रही है। ठीक है? तो दोस्तों यह चैप्टर समाप्त हुआ। जो भी अभ्यास है आप देख लीजिए, अगर आप पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स जो भी क्वेश्चन्स है उसको आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है? और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।